ब्रज मुक्त विश्वविद्यालय के एसआईटीज पर उपस्थित समाजशास्त्र प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज समाजशास्त्र के परिचय की श्रृंखला में भाग 2 में हम आपको बताने जा रहे हैं समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। छात्रों, भाग 1 में मैंने काफ़ी विस्तार से आपको बताया था कि एक व्यक्ति जीवन में कई प्रकार की क्रियाएं करता है। आर्थिक गतिविधियां करता है जिनको पढ़ने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है, जिसे आगे जाके हम और विस्तार से देखेंगे। राजनीतिक क्रियाएं करता है जिनका अध्ययन करने वाला शास्त्र राजनीति शास्त्र है। उसके उद्भव और विकास का अध्ययन करने वाला शास्त्र मानव शास्त्र है। और समाजशास्त्र के बारे में तो मैं आपसे मुखातिब हूँ ही। तो छात्रों, आइए देखते हैं कि इन शास्त्रों का समाजशास्त्र से क्या संबंध है, किस प्रकार ये एक दूसरे से संबंधित हैं और किस प्रकार एक दूसरे से विभिन्नता रखते हैं। बीए प्रथम वर्ष की प्रथम इकाई को यह अध्याय कवर करेगा और यह भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी अध्याय या व्याख्यान बिंदु है। इस अध्यापन के जो मुख्य उद्देश्य हैं वह इस प्रकार से हैं। विज्ञानों के प्रकार आप समझ पाएंगे और बतला पाएंगे। समाजशास्त्र का विभिन्न विज्ञानों से क्या संबंध है ये आप जान पाएंगे और उसको समझा सकेंगे। समाजशास्त्र व अन्य विज्ञानों जैसे मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि की आंतरिक परस्परता को समझ सकेंगे। इसके साथ ही अन्य विज्ञानों से समाजशास्त्र का अंतर भी छात्रों आप जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञानों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। छात्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं, प्राकृतिक विज्ञान वो हैं जो प्राकृतिक नियमों का एज इट इज़ अध्ययन करते हैं, जैसे कि तैसे ही अध्ययन करते हैं। और सामाजिक विज्ञान वो हैं जो एक व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन विशेष रूप में करते हैं। यद्यपि अगस्त काम्टे ने अपनी काफ़ी एडवांस जो थ्योरीज़ हैं, काफ़ी जो आगे बढ़ी हुई उनकी सिद्धांत हैं, उसमें ये माना है कि प्राकृतिक विज्ञानों से भी संबंध समाजशास्त्र का है या एक अन्योन्याश्रितता है। अन्योन्याश्रितता का मतलब उस पर एक डिपेंडेंसी है। बिना गणित को समझे हम समाजशास्त्र को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। लेकिन इन सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे या अगली कक्षाओं में हम इन्हें पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान व समाजशास्त्र। सर्वप्रथम मैं आपको बताने जा रही हूँ समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र। सोशियोलॉजी के बारे में तो छात्रों हम जानते ही हैं। आइए अब देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र। मानव शास्त्र, जैसे कि इसका शाब्दिक तौर पे ही अर्थ हमें दिखाई दे रहा है, मानव के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र। इसका समाजशास्त्र से क्या संबंध है, किस प्रकार से ये संबंधित है, इसकी प्रकृति किस प्रकार की है और कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनमें यह कुछ विभिन्नता भी समाजशास्त्र के साथ रखता है। तो सर्वप्रथम ये जानें कि मानव शास्त्र किन चीज़ों का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र मानव की उत्पत्ति, विकास व आदिम सभ्यता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी व्यवस्थित तौर पर अध्ययन करने वाला शास्त्र है या विज्ञान है। क्रोबर ने बहुत ही ठोस शब्दों में कहा है, इनकी समानता को हाईलाइट करते हुए कहा है। इनकी समानता यानी समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की समानता पर अत्यधिक बल देते हुए कहा है कि समाजशास्त्र व मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं। सच तो यह है छात्रों कि एक समय ऐसा था कि समाजशास्त्र का जन्म नहीं हुआ था, तब मानव शास्त्र की शाखा के रूप में ही समाज को समझा जाता था। यानी जो आदिम समाज थे उनका जो अध्ययन था समाजशास्त्र सिर्फ वहीं तक सीमित रहता था। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में अब हम देखते हैं समानताएं क्या हैं, फिर उसके अंतर का जिक्र हम करेंगे। सबसे पहली समानता देखने जाते हैं तो हम पाते हैं कि भौतिक मानव शास्त्र मानव के संपूर्ण शारीरिक उद्भव व विकास का अध्ययन करता है।
मानव शास्त्र की एक शाखा है जिसका नाम है भौतिक मानव शास्त्र, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो मानव के संपूर्ण शारीरिक उद्भव, व्यक्ति का विकास कैसे हुआ, प्रजातियां क्या हैं, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करता है। उसकी शारीरिक विकास के बारे में, कैसे वो विकसित होता चला गया, इनके बारे में अध्ययन, विस्तृत अध्ययन करता है। समाजशास्त्र इसी ज्ञान को आधार बनाकर विभिन्न अंतःक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। जब हम शारीरिक बॉडी एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, शरीर शास्त्र के बारे में जानेंगे, तभी तो उसमें होने वाली अंतःक्रियाओं के बारे में समझ सकेंगे। तो मानव शास्त्र जब शारीरिक उद्भव और विकास के बारे में हमें ज्ञान उपलब्ध कराता है, तो समाजशास्त्र उसी ज्ञान को अपना आधार बना लेता है और उससे और आगे बढ़कर सामाजिक तौर पर उस शारीरिक विकास के माध्यम से जो शारीरिक अंतःक्रियाएं होती हैं या शारीरिक तौर पे जो अंतःक्रियाएं होती हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, उनको समझाने का प्रयास करता है। तो ये इन दोनों की एक बहुत महत्वपूर्ण समानता है कि दोनों ही व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। मानव शास्त्र भौतिक रूप में यानी शारीरिक रूप में अध्ययन करता है, समाजशास्त्र उसी को सामाजिक तौर पे अध्ययन करता है। अगली समानता, मानव शास्त्र नामक शाखा आदिकालीन सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करती है। समाजशास्त्र भी भूत एवं वर्तमान काल में समाज की विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करती है। अब यहाँ हम देखें, मानव शास्त्र की सामाजिक मानव शास्त्र, जैसे भौतिक मानव शास्त्र एक शाखा है, उसी तरह मानव शास्त्र की एक शाखा और है छात्रों, जिसका नाम होता है सामाजिक मानव शास्त्र। और सामाजिक मानव शास्त्र की यह शाखा आदिकालीन सामाजिक व्यवस्था, अर्थात पुराने समय में समाज कैसे थे, विवाह कैसे थे, परिवार कैसे थे, धर्म का स्वरूप क्या था, आदि का अध्ययन करती है। और समाजशास्त्र भी भूत यानी समाजशास्त्र का जो भूत है वही मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये दोनों यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र भी भूत एवं वर्तमान काल में समाज की विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करती है। आइए देखते हैं अगली समानता। क्रोबर ने कहा है बहुत ही ठोस शब्दों में कि सिद्धांततः समाजशास्त्र व मानव शास्त्र को पृथक करना कठिन है, क्योंकि मानव शास्त्र सामाजिक तौर पे या शारीरिक तौर पे व्यक्ति का अध्ययन करता है, सामाजिक तौर पे भी अध्ययन करता है। आपने विभिन्न प्रकार की जनजातियों का नाम सुना होगा। इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था क्या है, इन समाजों की सामाजिक व्यवस्था क्या है, उनका सामाजिक नियंत्रण क्या है, उनका राजनीतिक प्रशासन सामाजिक तौर पर कैसा था, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करता है मानव शास्त्र। और समाजशास्त्र इन्हीं चीज़ों का, इसी आदिम ज्ञान को अपने अध्ययन का आधार बनाकर आधुनिक तौर पर अध्ययन करता है। इसीलिए क्रोबर ने मजबूत शब्दों में कहा है कि सिद्धांततः समाजशास्त्र व मानव शास्त्र को पृथक करना कठिन है। हम उसे पृथक करना चाहें तो भी कठिन है, लेकिन छात्रों सिद्धांततः इसको पृथक करना कठिन है, फिर भी कुछ विभिन्नताएं इसमें हमको दिखाई देती हैं मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में। आइए देखते हैं मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर जो महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्र आधुनिक समाज का अध्ययन करता है। देखिए इस पिक्चर के माध्यम से आपको बताया ये आधुनिक समाज है। औद्योगिकरण क्या है, नगरों का विकास क्या है, नगरों में व्यक्ति का जीवन क्या है, नगरों का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, धर्म का अस्तित्व क्या रह जाता है, बच्चों के सामाजिकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। अर्थात संक्षेप में यदि कहें तो समाजशास्त्र आधुनिक समाज का अध्ययन करता है, जबकि मानव शास्त्र आदिम समाजों का अध्ययन करता है। चित्र में ही दिखाया जा रहा है, आदिम समाज का अध्ययन किया जा रहा है। ये लोग कैसे व्यापार विनिमय करते हैं, किस तरह आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इनके विवाहों के क्या प्रकार होते हैं, दोनों ही समाज का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए एक ओर पर समानता है, लेकिन विभिन्नता भी साथ ही साथ देखने को मिलती है कि वो समाजशास्त्र आधुनिक समाज का अध्ययन कर रहा है, मानव शास्त्र आदिम समाजों का अध्ययन कर रहा है। मानव शास्त्र आदिम समाज का संपूर्ण अध्ययन करता है, केवल अध्ययन करता है, किंतु समाजशास्त्र का क्षेत्र अति व्यापक है। यहाँ पर अध्ययन करने तक सीमित रखकर मानव शास्त्र का क्षेत्र सीमित हो गया है। लेकिन आज विकसित देशों में
या विकासशील देशों में समाजशास्त्र का क्षेत्र अति व्यापक हो गया है, क्योंकि समाजशास्त्र अपने आप को केवल सीमित नहीं रखता है। समाजशास्त्र आधुनिक ढांचे का अध्ययन करता है। आदिम अध्ययन के आधार पर आधुनिक ढांचे का विस्तार पूर्वक अध्ययन करता है। दोनों की अध्ययन पद्धति में भी अंतर है। यह अंतर भी काफी महत्वपूर्ण अंतर है, जो कि मानव शास्त्र को एक अलग अस्तित्व देता है और समाजशास्त्र को एक अलग अस्तित्व प्रदान करता है। मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान की विधियों को अपनाता है। शायद आपने कभी जाना हो तो ये समझ पाए हों, मानव शास्त्र के अंतर्गत प्रजातियों में शीर्ष देशना अर्थात दिमाग के आकार प्रकार को समझने के लिए, विभिन्न प्रजातियों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की उन विधियों को अपनाया जाता, उन पद्धतियों को अपनाया जाता है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या अन्य किसी प्राकृतिक विज्ञान में अपनाई जाती हैं, जो कि समाजशास्त्र में नहीं अपनाई जाती। इसलिए समाजशास्त्र की जो अध्ययन पद्धतियां होती हैं वो सामाजिक विज्ञानों से ज़्यादा मिलती हैं। इसीलिए समाजशास्त्र, मानव शास्त्र को माना जाता है कि ये प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों को अपनाता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की विधियों को अपनाता है। एक और महत्वपूर्ण अंतर है छात्रों, और वो है मानव शास्त्र मानव कैसा था व उसका कैसे विकास हुआ तक अपने आप को सीमित रखता है। यानी जो हुआ, कैसे हुआ, उस चीज को आपके समक्ष तथ्य के रूप में रख देगा, लेकिन समाजशास्त्र परिवर्तित परिदृश्य में उसे कैसा होना चाहिए, मीन्स एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के लिए या संगठित समाज के लिए वह सोशल प्लानिंग से भी संबंधित है, कैसा होना चाहिए। इसीलिए छात्रों समाजशास्त्र का दिनों दिन काफ़ी महत्व भी बढ़ता चला जा रहा है। इसी सोशल प्लानिंग के बाद मैं इस व्याख्यान के पश्चात आपको कुछ संक्षिप्त में बताना चाहूँगी, जिससे आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने विषय के बारे में, इसके महत्व के बारे में और इसकी सामयिकता के बारे में अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। आइए, आपकी पुनरावृत्ति के लिए मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र को जुड़वा बहनें निम्न में से किसने कहा था? ये चार मैंने आपको उत्तर दिए हैं। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र को जुड़वा बहनें निम्न में से किसने कहा था? फ्रॉयबर, नीलोफर, साइबर या क्रोबर? जी हाँ, मैं जानती हूँ आपने बिल्कुल सही पहचान लिया। उत्तर है डी अर्थात क्रोबर। क्रोबर ने कहा था इसकी समानता के आधार पर, दोनों विषयों की समानता के आधार पर, कि समाजशास्त्र व मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहनें हैं। एक प्रश्न दूसरे तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, आपकी मेमोरी रिकॉल करने के लिए, पुनरावृत्ति के लिए। यदि मानव शास्त्र आदि मानव का अध्ययन करता है तो समाजशास्त्र, यहाँ निम्नलिखित में से एक शब्द चयन करिए आप, कौन सा शब्द है जो यहाँ आना चाहिए? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, आधुनिक समाज का अध्ययन करता है या प्रागैतिहासिक समाज का अध्ययन करता है, कि रीति रिवाजों का अध्ययन करता है या राजनीतिक का अध्ययन करता है? बताएं। मुझे उम्मीद है कि मेरे छात्रों ने बहुत अच्छे तरीके से उत्तर जान लिया है और यह उत्तर है समाजशास्त्र आधुनिक समाजों का अध्ययन करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। एक प्रश्न और है, वह भी रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में ही आपके समक्ष मैंने रखा है। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र की समानता में मूल बात यह है कि दोनों ही, सही शब्द का चयन करें, दोनों ही का अध्ययन करते हैं। धर्म का अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, आदिवासियों का अध्ययन करते हैं या आधुनिक का अध्ययन करते हैं? सही उत्तर है समाज का अध्ययन करते हैं। अर्थात समाजशास्त्र व मानव शास्त्र की समानता में मूल बात यह है कि दोनों ही समाज का अध्ययन करते हैं। छात्रों, मैंने आपको बताया था कि मानव शास्त्र का विकास पहले हुआ है और समाजशास्त्र का विकास उस मानव शास्त्र में से हुआ है, इसीलिए यह आदिम समाज का अध्ययन करता है, यह अर्थात मानव शास्त्र समाज आदिम समाज का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र आधुनिक समाज का अध्ययन करते हैं, लेकिन दोनों ही समाज का अध्ययन करते हैं, इसलिए यह इनमें एक महत्वपूर्ण समानता भी है।
कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी हैं। मानव शास्त्र भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। निबंधात्मक प्रश्न इस प्रकार से, आप चाहें तो इसे नोट कर लें और जिस तरीके से हमने इसे समझाया है उसी तरीके से कथन के साथ, तर्क के साथ आप परीक्षा में इनको लिखें तो निश्चित ही आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं। क्रोबर के इस कथन की विवेचना कीजिए। छात्रों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको समाजशास्त्र की क्रोबर का यह कथन बताते हुए इसके साथ साथ अन्य समानताओं के बारे में भी चर्चा करना है और संक्षिप्त में कुछ अंतर के बारे में भी जिक्र करना है। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र की प्रमुख समानताएं बताते हुए इन दोनों शास्त्रों की विभिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न भी कुछ उसी प्रकार का है, लेकिन प्रश्न का तरीका अलग है। इन दोनों प्रश्न में से उत्तर एक ही है, लेकिन उसमें क्रोबर के पहले वाला आप देखें प्रश्न, इसमें क्रोबर के कथन पर ज़्यादा बल दिया जाएगा और दूसरे प्रश्न में समाजशास्त्र व मानव शास्त्र की प्रमुख समानताएं सादगीपूर्ण तरीके से बताते हुए इन दोनों शास्त्रों की विभिन्नताओं पर प्रकाश डालना है। छात्रों, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति कई प्रकार की क्रियाएं करता है। निश्चित ही वह एक क्रिया करता है, आर्थिक गतिविधियां करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है। इन आर्थिक क्रियाओं को जो शास्त्र विशेष तौर पे पढ़ता है, समझाता है, अध्ययन करता है, उस शास्त्र को अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिनका चित्र यहाँ पर दिया गया है। जिस तरह समाजशास्त्र अगस्त काम्टे के जनक के रूप में इनको माना जाता है, अर्थशास्त्र में कार्ल मार्क्स का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। थॉमस ने समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंधों के बारे में एक कथन कहा है। वास्तव में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की एक शाखा है। यानी समाजशास्त्र विस्तृत विज्ञान है, एक सामान्य विज्ञान है जिसकी एक विशिष्ट शाखा अर्थशास्त्र है। यह कथन, थॉमस का यह कथन इन दोनों के मजबूत संबंधों के बारे में बताता है। एक छोटे से चित्र के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया, थॉमस का यह कथन समझाने की कोशिश की है। यह महिला आपको दिखाई दे रही है, यह ग्रामीण महिला अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए कुछ सब्जियों को खरीद रही है और इसके साथ ही इन सब्जियों को बेचने वाले भी व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं। जो सब्जियां बेच रहे हैं ये उनकी आर्थिक क्रियाएं हैं। इस महिला के लिए परिवार की उदर पूर्ति और ये जो कार्य है, ये जो भूमिका निभा रही है, ये सामाजिक क्रियाएं हैं। तो छात्रों, आपने देखा कि एक ही कार्य को करने वाले दो व्यक्ति जब इसमें संबंधित हुए, संलग्न हुए, तो दो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं किस प्रकार से हुई। इनके लिए सामाजिक क्रिया हुई और इन्हीं के लिए यह आर्थिक क्रिया हुई। इस प्रकार से जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है वह अर्थशास्त्र हुआ और जो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला है वह शास्त्र समाजशास्त्र हुआ। अब ये हम देखें कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में अन्य और क्या क्या संबंध हैं जिन्हें हम ठोस संबंध के रूप में जान सकें। अर्थशास्त्र व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाओं के प्रभाव से जो परिस्थितियां निर्मित होती हैं उनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। दोनों ही स्थान पर, दोनों ही शास्त्रों में आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं। अर्थशास्त्र व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि अगर देश में गरीबी है, अगर बेरोजगारी है, अगर आर्थिक तौर पे अपराध बढ़ रहे हैं, तो इनका अध्ययन कई दूसरी शाखाएं कर सकती, विशेष तौर पे अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेगा। लेकिन इन क्रियाओं का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर गरीबी है तो उससे समाज का क्या रूप हो रहा है, अगर गरीबी है, बेरोजगारी है, तो उससे व्यक्ति किस प्रकार से उसका नैतिक पतन हो रहा है, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन हमारा समाजशास्त्र करता है। इस प्रकार छात्रों, ये दोनों शास्त्रों में जो मूल समानता है वह ये कि दोनों व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं पे अपने आप को केंद्रित करता है, लेकिन समाजशास्त्र अपने आप को उन्हीं आर्थिक क्रियाओं के प्रभाव पर केंद्रित करता है। समाजशास्त्र
आर्थिक कारकों का समाज पर प्रभाव का अध्ययन करता है। आर्थिक कारक बहुत सारे होते हैं, महंगाई है। अब एक व्यक्ति, एक समाज अगर बहुत सारे नैतिक मूल्यों का पालन कर रहा है लेकिन अचानक महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो उसकी इस नैतिकता पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने लगेगा। समाजशास्त्र आर्थिक कारकों का समाज पर प्रभाव का अध्ययन करता है। आर्थिक कारक विषय वस्तु है अर्थशास्त्र की और समाजशास्त्र की विषय वस्तु है व्यक्ति। तो दोनों ही आर्थिक कारक का प्रभाव का अध्ययन करने वाला शास्त्र जो है वो समाजशास्त्र है। तो इस प्रकार से भी दोनों में समानता हमें दिखाई देती है, जैसे कि बेरोजगारी, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण। अब औद्योगिकरण जब देश में हुआ तो औद्योगिकरण से हमारे देश का बिल्कुल रूप ही परिवर्तित दिखाई देने लगा है। आप लोगों ने आजकल एक और नई कॉन्सेप्ट सुनी होगी, एक अवधारणा वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण में आज हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं के अंतर्गत कार्य करने लगे हैं। कोई भी देश हम लोगों के लिए बेगाना नहीं रह गया है। अब देखिए, ये बेरोजगारी वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रही है, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है। औद्योगिकरण जो है वो समाज के विभिन्न कारकों पर प्रभाव डालते हैं। तो इस तरीके से समाजशास्त्र के विभिन्न कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, विशेष तौर पर आर्थिक कारक जिनका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। कार्ल मार्क्स ने भी यही सिद्ध किया है कि इतिहास में सामाजिक परिवर्तन के आधार आर्थिक परिवर्तन ही रहे हैं। यानी जितने भी परिवर्तन हुए हैं वह इतिहास में जितने भी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं वह आर्थिक परिवर्तन ही उनका मुख्य आधार रहे हैं। विभिन्नताएं, आइए छात्रों देखते हैं क्या क्या विभिन्नताएं हैं। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है जबकि अर्थशास्त्र विशेष। चूंकि समाज में एक व्यक्ति की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है, इसलिए समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। जबकि अर्थशास्त्र चूंकि केवल आर्थिक क्रियाओं पर अपने आप को केंद्रित करता है, इसलिए यह एक विशेष विज्ञान की श्रेणी में आता है। समाजशास्त्र समूहवादी है, समूह का अध्ययन करता है, परिवार के समूह का, आर्थिक समूह का, जाति समूह का। लेकिन अर्थशास्त्र व्यक्तिवादी, व्यक्ति का अध्ययन करता है, उसको एक यूनिट मानकर, उसको एक इकाई मानकर अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की अपेक्षा जटिल व विशेषीकृत है। ये बिल्कुल सच है। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की अपेक्षा अधिक जटिल व विशेषीकृत है क्योंकि उसको एक पक्ष का अध्ययन करना होता है। अब अन्य एक और महत्वपूर्ण विषय है समाजशास्त्र व राजनीति शास्त्र। जिस प्रकार से व्यक्ति आर्थिक क्रियाएं करता है, आर्थिक गतिविधियां करता है और उस गतिविधियों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, उसी तरह से एक व्यक्ति राजनीति क्रियाएं भी करता है। जिन क्रियाओं का अध्ययन करने वाले शास्त्र को राजनीति शास्त्र के रूप में जाना जाता है। तो आइए छात्रों देखते हैं कि समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है। गिलक्राइस्ट नाम के एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कि यह कथन कहा है, राजनीति शास्त्र में हमें मानव संबंधों के अन्य तथ्यों एवं सिद्धांतों को ग्रहण करना होगा। फिर से इसको पढ़िए, राजनीति शास्त्र में हमें मानव संबंधों के अन्य तथ्यों एवं सिद्धांतों को ग्रहण करना पड़ेगा। किन सिद्धांतों को? जिन सिद्धांतों एवं लक्ष्यों का अध्ययन प्रतिपादन करना समाजशास्त्र का कर्तव्य है। मतलब जो समाजशास्त्र के कर्तव्यों में सिद्धांत व लक्ष्य शामिल हैं, क्योंकि उन्हीं गतिविधियों को निर्धारित करता है समाज जिनके माध्यम से राजनीति शास्त्र अपनी विषय वस्तु बनाता है। हमें मानव संबंधों विषय वस्तु मुख्य तौर पे है समाजशास्त्र की, इसलिए उनके तथ्यों का विशेष तौर पे अध्ययन करना कार्य है समाजशास्त्र का। लेकिन उसके राजनीतिक स्वरूप का अध्ययन करने का कार्य राजनीति शास्त्र का है। राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, राजनीतिक गतिविधियां आपके आसपास भी होती हैं, यहाँ तक कि आपके महाविद्यालय में भी होती हैं, आपके कस्बों और गाँव में भी होती हैं। आप इलेक्शन में जाते हैं, चुनाव में जाते हैं, चुनते हैं, ये तमाम क्रियाएं राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। अब देखें हम राजनीति शास्त्र में समानताएं क्या हैं। राजनीति शास्त्र राज्य व शासन का अध्ययन है। राज्य व शासन, किसी भी राज्य में किस प्रकार से गवर्नमेंट या शासन सरकारें काम करती हैं, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन। राज्य का प्रकार क्या है,
सरकार का प्रकार क्या, इन चीज़ों का अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र भी संगठित समूह का अध्ययन करता है। इसका अर्थ यह हुआ छात्रों कि राजनीति शास्त्र राज्य व शासन का अध्ययन है, यानी एक संगठन का अध्ययन है। संगठित तौर पे जब सरकारें, व्यक्ति संगठित होते हैं, अधिकार हमने सारे सरकार को सौंप देते हैं, तब वहां पर राज्य का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से राज्य के रूप में ही संगठित समूहों का अध्ययन करने का कार्य समाजशास्त्र करता है। यह इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समानता है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों ही व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। यहां भी देखिए क्या समानता है, राजनीति शास्त्र भी व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है और समाजशास्त्र भी व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है, लेकिन राजनीति शास्त्र शासक के रूप में अध्ययन कर रहा है और समाजशास्त्र सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन कर रहा है। राज्य व सामाजिक संगठन के नियम एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। राज्य व सामाजिक संगठन के नियम एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। राज्य जिस रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं वो इस रूप में कभी नहीं थे। पहले कबीले हुआ करते थे, पहले इन्हीं कबीलों में एक संगठन की भावना पैदा हुई जिन्हें सामाजिक संगठन के रूप में जाना जाता था। यही सामाजिक संगठन धीरे धीरे राज्य के रूप में परिणित हो गया। कहीं एक तंत्र है तो कहीं राज्य तंत्र है, कहीं प्रजातंत्र है। इस प्रकार से अलग अलग स्वरूप हमें राज्य के दिखाई देने लगे, लेकिन अंततः सभी सामाजिक संगठन के रूप हैं। गिन्सबर्ग ने कहा राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। समाजशास्त्र सामाजिक संगठन का अध्ययन है। संगठन पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कोई भी समाज हो उस पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है छात्रों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक युग में राज्य नियंत्रण का सबसे बड़ा साधन है जिसका अध्ययन राजनीति में किया जाता है। तो छात्रों हमने अभी समाजशास्त्र व राजनीति शास्त्र में समानता देखी। आइए अब देखते हैं अंतर। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है जबकि राजनीति शास्त्र राजनीतिक संबंधों का। सामाजिक संबंधों का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि राजनीतिक संबंधों का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक अर्थशास्त्र की तरह, जैसे अर्थशास्त्र किसी एक शाखा का अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र भी संबंधों की एक शाखा का ही अध्ययन करता है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है क्योंकि यह सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है क्योंकि यह विशिष्ट राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। अतः अंतर परस्परता के साथ ही विभिन्नता भी दोनों शास्त्रों में पाई जाती है। कुछ प्रश्न यहाँ पर मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। किस सामाजिक थिंकर ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है? 4 आपके सामने उत्तर मैंने रखे हैं। गिन्सबर्ग, गिलक्राइस्ट, मार्क्स या दुर्खिम। सही आपने सोचा, गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग ने ही यह कहा कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो छात्रों हमने सीखा विज्ञानों के प्रकार, समाजशास्त्र का विभिन्न विज्ञानों से संबंध, समाजशास्त्र व मानवशास्त्र में क्या समानताएं हैं। आपको शायद याद होगा कि मानवशास्त्र मानव के शारीरिक विकास का, आदिम समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र आधुनिक समाज का अध्ययन करता है। दोनों में कुछ समानताएं हैं जो मैंने आपको बताई। और समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में विभिन्नता भी हैं कि समाजशास्त्र आधुनिक समाज का अध्ययन करता है तो मानवशास्त्र आदिम समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र में कुछ समानताएं बताई कि व्यक्ति ही है जो सामाजिक क्रियाएं भी करता है और समाज को चलाने के लिए ही उसे आर्थिक क्रियाओं को करना होता है। इसके साथ साथ ही अंतर भी बताया कि चूंकि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट शाखा का अध्ययन करता है इसलिए वह विशिष्ट है और समाजशास्त्र सामान्य शाखाओं का, सामान्य गतिविधियों का अध्ययन करता है इसलिए यह एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में समानताएं और अंतर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझा। आज हमने समाजशास्त्र का विभिन्न शास्त्रों से क्या संबंध है के बारे में जाना और इसके साथ ही समाजशास्त्र का परिचय संपूर्ण रूप में प्राप्त कर लिया।
समाजशास्त्र के भाग 2 में समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि इस व्याख्यान श्रृंखला के भाग 2 से आप निश्चित ही लाभान्वित हुए होंगे और परीक्षा के उपयोग में आने वाले सभी प्रश्नों के बारे में भी जान लेंगे। आप इस व्याख्यान माला के साथ साथ यदि अपनी व्यक्तिगत तैयारी भी विभिन्न पुस्तकों के बारे में, जिसमें मैंने भाग 1 में जानकारी दी थी, का अध्ययन करेंगे तो आपके लिए निश्चित ही लाभदायक होगी। धन्यवाद। नमस्कार।